कल हम लोग संविधान निर्माण अध्याय के अंतर्गत यह जाने कि दक्षिणी अफ्रीका का संविधान कैसे बना और वहाँ के संविधान की प्रस्तावना क्या है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। आज हमको जानना है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं के विषय में। दक्षिणी अफ्रीका की तरह भारतीय संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों में बनता है। हालांकि भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान कार्य नहीं था। इसी समय में देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका को झेली थी। करोड़ों लोग विस्थापित हो जाते हैं, उनके रोजगार, कारोबार, धन संपत्ति समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि लोग कनस्तरों में ही अपनी ज़रूरतों की चीज़ें ले जा सके। दोनों ओर भारी कड़वाहट और नफरत का माहौल था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। इसके अलावा एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत को विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इस रियासतों का विलय बहुत कठिन और अनिश्चित भरा काम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण कर देश को एकता के सूत्र में बांधा। संविधान सभा में 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने तय हुए थे। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनती है। भारत के देशभक्तों ने आज़ादी के दौरान कुछ सिद्धांत और आदर्शों का निर्माण किया था और संघर्ष ने उन आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तमाम प्रकार के मतभेद थे, लेकिन कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति बन चुकी थी। सन 1928 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। सन 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इसके अलावा अतिरिक्त औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में सहायता मिली। हालांकि अंग्रेजी शासन ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था और इसके आधार पर जिस विधायिका का गठन किया गया था वह बहुत कमज़ोर थी। सन 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे और इनमें बनी सरकारें भी पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। 1945-46 में चुनाव होते हैं। 1935 में एक्ट का भारत के संविधान में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चिंतन चल रहा था और बहस भी हुआ उस विषय में, उसे लाभ हुआ।
हमारे अनेक नेता 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से बहुत प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति होती है। इससे भारतीयों को पीड़ा मिलती है और वे सामाजिक एवं आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगते हैं। वे मात्र नकल के समर्थक नहीं थे, उन पर बहस भी करते थे कि क्या यह भारतीय परिस्थितियां अनुरूप रहेंगी। संविधान निर्माण के दौरान चीनी क्रांति 1949 में होती है, उसका भी निश्चित रूप से अपने देश के संविधान बनाने पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद संविधान सभा का गठन होता है। कैसे निर्माण होता है इसके विषय में जानें कि संविधान सभा का निर्माण एवं सदस्य युद्ध समाप्त होते ही सन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत जैसा भेजता है। कैबिनेट मिशन के आगमन के साथ संविधान सभा के गठन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसका गठन की प्रक्रिया भी को लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बहुत मतभेद हो गया था। इस मतभेद का मुख्य कारण था कि ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाना, तीनों समूहों को अलग रहने या संघ में मिल जाने की छूट आदि थी। इन गतिरोधों के बावजूद संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव होते हैं और 9 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा का निर्माण का कार्य पूरा हो गया। इस संविधान सभा में कुल 296 सदस्य थे। कांग्रेस के 208, लीग के 73, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां, कृषक प्रजा, अनुसूचित जाति परिसंघ, सिख, कम्युनिस्ट क्रमशः 1 सीट और स्वतंत्र 8 को 8 सीटें मिली। बाद में विभाजन के बाद 299 सदस्य रह जाते हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, सरोजिनी नायडू के नाम विशेष रूप लिखनी। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन नियत दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे होता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद प्रारूप समिति का गठन होता है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। संविधान के प्रारूप संशोधन पर बहुत सी टिप्पणियाँ, आलोचनाएं और सुझाव आते हैं। जब इसे प्रथम बार 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया, कतिपय संशोधन स्वीकार किए गए। इस प्रारूप को पुनः फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया और इसे 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने पेश किया गया। इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब संविधान के प्रारूप की स्वीकृति कैसे होती है? संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में 144 दिनों तक विचार होता रहा। इसमें 2473 संशोधन पेश किए गए और 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस स्वीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद संविधान का उद्घाटन होता है। भारत के नए संविधान का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसी दिन से नवनिर्मित संविधान
संपूर्ण भारत में लागू किया गया, उसके बाद भारत गणतंत्र देश बन जाता है। इसी कारण 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं।